हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इंद्राज सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज पटेल। आज हम क्लास 8 की बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 पर चर्चा करेंगे और इसकी अगली यूनिट 5 पर हम देखेंगे क्या पढ़ना है। तो इसकी अगर यूनिट की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे यूनिट 5 है आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका, और इस पे आज हम क्या क्या पढ़ना है ये सब देखेंगे। तो इसके तहत हम देखते हैं अगर तो चैप्टर 9 है जन सुविधाएं। तो अगर हम आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछें कि आपको जन सुविधाओं से क्या समझ रहे हैं, आप जन सुविधाओं से क्या समझते हैं, क्या आपको जन सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है, क्या आसपास लोग जो रहते हैं उनको किन जन सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है, क्या आप इस बारे में कुछ सोच सकते हैं। तो इस पे देखेंगे आज हम। तो जन सुविधाएं क्या होती हैं। देखिए, जन सुविधाओं की बात करें तो यूनिट 5 में आर्थिक क्षेत्र में ये आई थिंक कोई ऐसा इलाका है जहां पानी की बहुत समस्या है। सरकार की तरफ से लोगों की आम जरूरतों को पूरा करना जन सुविधाएं कह सकते हैं। जैसे पानी, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, स्कूल, रोड, ये सब क्या है, ये जन सुविधाएं हैं जो सरकार द्वारा जनता को क्या करी जाती है, उपलब्ध कराई जाती है। इसके एवज में सरकार कुछ टैक्स लेती है, ठीक है। और टैक्स अपने यहाँ कैसा है, प्रगतिशील टैक्स है। तो हर आदमी की आय के आधार पर उससे टैक्स लिया जाता है, टैक्स स्लैब है अपने यहाँ। तो पानी एक आम जरूरत को देखते हुए एक मिनिमम व्यक्ति को एक दिन में कितने पानी की जरूरत होती है, उतना पानी प्रति व्यक्ति के हिसाब से सरकार डिस्ट्रीब्यूट करती है। और आगे देखते हैं इसके। तो देखिए, ये है शब्द संकलन की बात करें अगर हम तो स्वच्छता, मानव मलमूत्र को सुरक्षित ढंग से नष्ट करने की सुविधा, इसके लिए शौचालयों का निर्माण किया जाता है। भारत स्वच्छता भारत अभियान जो वर्तमान सरकार मोदी जी ने है 2014 में चलाया था, इसके तहत हर घर में खासकर महिलाओं को क्या हुआ था, घर में शौचालय उपलब्ध कराया गया था। महिला के नाम से सरकार ने क्या है, पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए थे जो पंचायत के माध्यम से घर घर तक पहुंचाए गए थे। ये क्या था, स्वच्छता का एक साधन था, क्या था, जन सुविधा थी ये कि आप वातावरण को साफ रखें, ठीक है। आप स्वस्थ रहेंगे तो सरकार को क्या होगा, आपके स्वास्थ्य पर खर्च कम करना पड़ेगा। इसलिए सरकार क्या करती है, आपकी स्वच्छता पर भी ध्यान रखती है और ये एक जन सुविधा है, ठीक है। साफ सफाई पे पाइप लगाए जाते हैं, संक्रमण से ऐसा करना जरूरी होता है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी को हम क्या कहेंगे, कंपनी एक तरह की व्यावसायिक संस्था होती है। कंपनी क्या होती है, कंपनी में जहां 10 लोग, इस समय कंपनी की जो गाइडलाइन है नई या नई परिभाषा है क्या है, हमें जहां तक पता था क्या जाता है कि कंपनी में 10 लोगों से मिलकर अगर कोई संस्था चल रही है तो वो कंपनी कही जाती है। हो सकता है अब कुछ आंकड़ों में फेरबदल हुई हो, ठीक है। तो कंपनी एक तरह की व्यावसायिक संस्था होती है जिसकी स्थापना कुछ लोग या सरकार करती है। सरकार जिन कंपनियों की स्थापना करती है वो सरकार की उसमें भी कुछ अंश लगा होता है, कुछ इसमें पीपीटी के माध्यम पीपी जो होता है, मतलब पब्लिक प्राइवेट जो होता है उसके माध्यम से पैसा लगा होता है। जिन कंपनियों का संचालन और स्वामित्व निजी समूह या व्यक्तियों के हाथों में होता है उन्हें निजी कंपनी कहा जाता है। और उदाहरण के लिए टाटा स्टील एक निजी कंपनी है, जबकि इंडियन ऑयल सरकार द्वारा संचालित कंपनी है, ठीक है। क्या इंडियन ऑयल एक पीएसयू है जो सरकार का एक उपक्रम है। टाटा स्टील क्या है, पूर्णतः निजी क्षेत्र की कंपनी है। अगर हम और आगे बात करते हैं, सार्वभौमिक पहुंच, ठीक, वो हर जरूरत जो आम आदमी तक पहुंच सके पूरी तरीके से उपलब्ध हो। अगर हम इस भाषा में समझें, जब हर व्यक्ति को कोई चीज पूरी तरह हासिल हो जाती है और वह उसका खर्च उठा सकता है तो इसे सार्वभौमिक पहुंच कहा जाता है। उदाहरण के लिए, घर में नल में पानी आ रहा है तो परिवार को पानी तक पहुंच मिल जाती है। और अगर उसकी कीमत कम हो या मुफ्त उपलब्ध हो तो हर कोई उसका इस्तेमाल
कर सकता है। ठीक है, ये एक सार्वभौमिक पहुंच है। मूलभूत सुविधाएं, भोजन, पानी, आवास और साफ सफाई, स्वच्छ स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें जो जिंदा रहने के लिए आवश्यक हैं, और ये सारी जरूरतें आपको आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार के तहत मिली हैं, जो मूल अधिकार बोलते हैं। और इस तरीके से हम कह सकते हैं मूलभूत सुविधाएं वो होती हैं जो आपके जीवन से जुड़ी होती हैं। ठीक, मूल अधिकारों से रिलेटेड हो सकती हैं, जो आपकी बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी हों। ठीक, वो भी हो सकती हैं, और भी कोई सुविधाएं हो सकती हैं। ठीक, अब हम बात करें आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका में, तो हमने इस चैप्टर का नाम है जन सुविधाएं। जन सुविधाएं सरकार द्वारा सस्ती कीमत पर हर आदमी तक पहुंच उपलब्ध कराना जन सुविधाएं कहलाती हैं। और जन सुविधाएं चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति को जरूरत पड़ती हैं। ठीक है, क्योंकि जन सुविधाएं ऐसी भी हैं जिनमें सरकार टैक्स देती है, टैक्स लेती है। अमीर है तो उस पर प्रगतिशील टैक्स है, तो प्रगतिशील टैक्स में क्या स्लैब बने हुए हैं, तो उस हिसाब से उसको टैक्स देने होते हैं। आप रोड पे गाड़ियां चला रहे होंगे तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। और आप क्या कर रहे हैं, बिजली ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, एसी चला रहे होंगे, तो आप क्या होगा, आपको बिजली का बिल देना पड़ेगा। ये टैक्स है। बिजली के बिल के साथ और भी टैक्स जुड़ते हैं। ठीक है, अब और ऐसी तरीके से शिक्षा में क्या, शिक्षा सबकी पहुंच है, तो शिक्षा में आम नागरिकों की शिक्षाएं पूरी की जाती हैं, और ज़रूरत के हिसाब से उनसे टैक्स लिया जाता है, जो अमीर हैं उनसे उनके हिसाब से टैक्स लिया जाता है। इसी तरीके से हम बात करें अगर, तो जन सुविधाओं को हमने क्या किया, पार्ट 1 में तोड़ा है। इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में पूरे चैप्टर को हम खत्म करेंगे। तो हम पहले पार्ट में देखते हैं कि इकाई 5 में अगर कुछ चीज़ें देखें, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना और बाजार, फैक्ट्री और लोगों के कार्य स्थितियों पर लागू होने वाले कानूनों को क्रियान्वित करने में सरकार की यह भूमिका मौलिक अधिकारों से किस तरीके से जुड़ी है। हमने जैसा कि पहले बताया आपको कि क्या है, जन सुविधाएं जन सुविधाएं आपके जीवन से जुड़ी, किससे जुड़ी हैं, मूल अधिकारों से जुड़ी हैं, मूल आवश्यकताओं से जुड़ी हैं, अधिकारों और आवश्यकताओं से संबंधित हैं। आप देख सकते हैं इस चीज को। और हम आगे बात करते हैं। ठीक, क्रियान्वित करने में है सरकार की ये भूमिका मौलिक अधिकारों के मुद्दे से किस तरीके से जुड़ी है। आप देखेंगे कि आप आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार से देख सकते हैं आवश्यकताओं को, और भी ऐसे अधिकार हैं देख सकते हैं। ये सुविधाएं मुहैया कराने वाले और उनकी जिम्मेदारी उठाने में सरकार को अहम भूमिका निभाने की जरूरत क्यों है। आप समझ सकते हैं कि जन सुविधाओं में ऐसी होती है जिनमें क्या होता है, सरकार को आय कम प्राप्त होती है। ठीक है, जबकि इसमें उनको खर्च ज़्यादा करना पड़ता है। अगर हम यही प्राइवेट सेक्टर में अगर किसी निजी कंपनी को देते हैं तो निजी कंपनियां क्या हैं, इंटरेस्ट और लाभ, मतलब लाभ पे प्रॉफिट देखती हैं। वो प्रॉफिट पे अगर काम नहीं करेंगी तो वो अपने सैलरी अपने लोगों को या अपनी कंपनी के लोगों को सैलरी कहाँ से देंगे, या उनका टर्नओवर पूरा कैसे करेंगे। ठीक है, उन्हें बहुत सारी चीज़ें पूरी करनी होती हैं। तो अगर कोई कंपनी जन सुविधाएं उपलब्ध कराती भी है तो सरकार क्या आती है, सरकार उसको सब्सिडी के रूप में फुलफिल करती है या पूरा भरती है वो पैसा, तब कंपनी कोई काम करती है। जैसे दिल्ली में आप देखेंगे पानी, बिजली, ठीक है, खासकर बिजली में देखेंगे आपको 2 कंपनियां लगी हुई, एक टाटा की है और एक है। तो इसमें क्या है, कंपनी आम लोगों को क्या है, जो सरकार सब्सिडी दे रही वो दे रही, लेकिन उस सब्सिडी की भरपाई सरकार को अपने टैक्स से कंपनी को देना होता है, तब ये काम कंपनी कर रही है। तो इस तरीके से हम देखेंगे, और यही काम पहले सरकार करती थी तो सरकार इसको
अपने टैक्स से वही काम करती थी, लेकिन क्या है, सुविधा की दृष्टि से उसने ऐसा किया। तो वही काम है फूंक के। तो पानी की समान उपलब्धता की बात कर सकते हैं, उसकी सस्ती लागत और गुणवत्ता का सवाल जन सुविधाओं के जुड़े मुद्दे से काफी महत्वपूर्ण है। कक्षा के भीतर होने वाली चर्चाओं में जन सुविधाओं के विषय में सरकार की भूमिका और मौजूदा आम वितरण दोनों एक दूसरे से अलग अलग कर लें तो बेहतर होगा। जैसा हमने आपको बताया पहले कि जन सुविधाएं के विषय में सरकार की भूमिका देख लीजिए, उनमें असमान वितरण क्यों है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग करें तो बेहतर है। इसका मतलब है कि लोगों को अलग अलग मात्रा में पानी मिल रहा है। इस आधार पर मानना ठीक नहीं कि सरकार जन सुविधाएं मुहैया कराने में सक्षम नहीं है। आप देखें कि हर क्षेत्र में सरकार एक मिनिमम क्या है आवश्यकता, किसी भी व्यक्ति को जितनी पानी की आवश्यकता होती है उतना तो अवश्य ही भेजने की करती है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं दिखता है कुछ इलाकों में। तो उस आधार पे आप कहेंगे, ये नहीं कह सकते कि सरकार ये जन सुविधाएं मुहैया कराने में सक्षम नहीं है आम लोगों को। हो सकता है उस समय वहाँ पानी की समस्या कुछ लीकेज की वजह से हो, कुछ ब्रेक हुए हो पाइप, ये भी समस्या, या हो सकता है अभी वहाँ पाइप ही ना पड़े हो जहाँ बस्तियाँ बस गई हों, या इनलीगल की तरीके से सरकार ने जहां अपनी तरफ से लोगों को नहीं बसाया है, अगर वहां कोई जन सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वहां सरकार अपना दायित्व तो नहीं समझती है। ठीक है, आप देखे होंगे कई झोपड़पट्टी में जन सुविधाओं की कमी होती है, हालांकि सरकार उनकी आम आवश्यकताओं को देखते हुए जन सुविधाएं उपलब्ध कराती है, लेकिन उतना उपलब्ध नहीं करा पाती है। कारण है कि सरकार ने अभी वहां उनको लीगलाइज रूप से नहीं स्टेब्लिश किया है, तो यह भी एक कारण हो सकता है। अब देखते हैं आर्थिक गतिविधियों के नियमन में सरकार की क्या भूमिका है। आप देखिए, मोटे तौर पर क्या है, कानूनों के जरिए किया जाता है ये काम। अध्याय में मौजूदा कानूनों को लागू करने, बाजार में मौजूद उपभोक्ताओं और उपभोक्ता उत्पादकों के अधिकारों की रक्षा के लिए नए कानून बनाने के महत्व पर जोर दिया गया है। ठीक, आप देखेंगे कि उपभोक्ताओं उत्पादकों के अधिकारों की रक्षा के लिए नए कानून क्या है, जोर दिया गया है। उपभोक्ताओं के अधिकारों पे क्या है, जोर दिया गया है। आजकल उपभोक्ताओं के अधिकार, उपभोक्ता अपने अधिकार जानते हैं, सरकार इस पे अपना ऐड देती है कि आपके ये अधिकार हैं, आप इनको जानिए। ठीक है, आप किसी किराने की दुकान पे जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं तो आप उसमें मार्क देखिए, ठीक है, और भी चीजें देखिए, तो उस आधार पे उसका प्राइस देखिए कि प्राइस से कहीं कम दाम हो, ज्यादा दाम तो नहीं ले रहा है, या जो प्राइस है उससे कीमत कम होनी चाहिए, ऐसा सरकार कहती है उपभोक्ताओं से। उत्पादकों के अधिकारों की रक्षा ये है कि कोई उनके उत्पादों को अगर कोई गैर कानूनी बताता है तो सरकार उसकी जांच करके देख सकती है, या उनको कहीं पे कोई स्टैब्लिश किया है कानून के हिसाब से तो वो अधिकार हैं उनके। कोई काम करने के, किसी उत्पादक को कोई फैक्ट्री डालनी है, कोई काम करना है तो उसकी रक्षा करने की ड्यूटी उस एरिया के, उनकी फैक्ट्री की क्या है ड्यूटी, या वहाँ पे सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार देती है। ठीक है, सरकार इस काम को देखती है। भोपाल गैस त्रासदी के कानूनों में लापरवाही की मिसाल के तौर पर पेश किया गया। आप देखे होंगे कि भोपाल गैस त्रासदी जब हुई थी तो उसमें क्या थी कि एक यहाँ पे सस्ते लेबर होने की वजह से जो एक कंपनी आती है भारत, और भोपाल में क्या है एक गैस कंपनी डालती है, और उसमें क्या होता है कुछ कानूनी कार्रवाई शिथिल मुद्दों के तहत होता है, और उसमें कानूनी कार्रवाई को ध्यान नहीं दिया जाता है। और एक दिन होता है भोपाल गैस त्रासदी होती है, जिसमें पर्यावरण के मुद्दों को आर्थिक कानूनों गहरे तौर पर जोड़ा जाता है। ठीक है, इस त्रासदी से हजारों लोग को मृत्यु हुई थी। आज भी भोपाल गैस त्रासदी से वहाँ क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर की बीमारियां हैं, बच्चे अभी भी जेनेटिक डिसऑर्डर से पैदा हो रहे हैं। कारण है कि अभी भी वहाँ के पर्यावरण में उस गैस का असर देखा जा रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, आज भी उसमें देखा जाता है। मौजूदा मजदूरों व आम नागरिकों के प्रति उद्योग जगत और सरकार की जवाबदेही केंद्रीय तत्व हैं। आप देख सकते हैं इस चीज का। अब आगे देखेंगे, हम चैप्टर पे आते हैं, सीधे जन सुविधाओं को देखेंगे। जन सुविधा आपको बता चुके हैं कि सरकार की तरफ से या सरकार की तरफ से स्थापित कंपनी के माध्यम से जन सुविधाएं लोगों को पहुंचाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कोई रोड बना रही है तो कंपनी बना रही है, बिजली बना रही है या तो पीएसयूज बना रही है या कोई कंपनी बना रही है और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ठीक, तो ये सब क्या है जन सुविधाएं हैं, प्राइवेट भी हैं,
काम प्राइवेट के माध्यम से, लेकिन सरकार का उस पर नियंत्रण है। अमू और कुमार चेन्नई में एक बस में सफर कर रहे हैं और शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए क्या कर रहे हैं, जल सुविधाओं को देखते जा रहे हैं। जन सुविधाएं क्या होती हैं, देखिए जल सुविधाएं, यहाँ जन सुविधा भी जल सुविधा है। तो हम इसकी बात करें, ये किसी का घर है, ये पानी फैलाया जा रहा है क्या, गाड़ी सफाई करने में। तो इसके मन में विचार आया होगा, अपनी टीचर्स होगी, उनकी मम्मी होंगी, उनसे पूछ रहे हैं वो क्या। देखिए पद्मा है, पानी की बहुत सारी बाल्टियां रखी हुई हैं, उसमें अपनी भी एक बाल्टी लगाने आई हैं। ये सौदा पेट है जगह, आई थिंक साउथ इंडिया की जगह है ये, और तमिलनाडु में होना चाहिए। ठीक है, ये तमिलनाडु की एक सौदा पेट है, कोई सैदा पेट। अब देखिए मडी पक्कम, ये भी तमिलनाडु का है जगह। ठीक है, मडी पक्कम, ये कोई है, जन सुविधाएं हैं, ये पानी है, ये बिजली है। ठीक, ये क्या है, ये सब जन सुविधाओं के माध्यम से है। ये टीवी है। ठीक, अब देखिए वाटर टैंक है, चेन्नई का हिस्सा है, मैलापुर सुब्रमण्यम है, यहाँ क्या है, लोग पानी भरने आए हैं जरूरतों के हिसाब से। देखिए ये भी कोई ऐसा साउथ इंडिया का पार्ट है जहाँ एक पाइप लगा हुआ है जिसमें लाइन से लोग खड़े हुए हैं पानी अपनी बारी का इंतजार करते हुए। ये जन सुविधा है जहाँ सरकार ने क्या किया, पानी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जहाँ पानी हो सकता है सूखे की वजह से ऐसा हो, या वहाँ पानी ऐसा कम आता हो, तो वहाँ जन सुविधाओं के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। उपरोक्त वर्णन में घरेलू इस्तेमाल के विभिन्न जल स्रोतों को चुनने, अपने इलाकों में जल आपूर्ति की स्थिति का वर्णन करते हुए एक अनुच्छेद लिखें। ठीक है, आप इसको अनुच्छेद लिखें और इसमें आप देखें कि जीवन के अधिकार के तहत आप आर्टिकल 21 को भी क्या करें, एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ देश के ज्यादातर स्थानों में गर्मियों में क्या है, पानी 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 बूंद बूंद क्यों आने लगता है, आप पता लगाइए क्या होता है। गर्मियों के दिनों में पानी की खपत ज़्यादा होती है। ठीक, दूसरा वाटर लेवल नीचे होता है लोगों को, और पानी ज़्यादा खपत होने की वजह से जब एक जो पाइप बिछा होता है उसमें जगह जगह क्या होते हैं, सब पाइप लगे होंगे, सब लाइन होंगी, तो हर लाइन में क्या होगा, पानी का कंजम्पशन ज़्यादा होगा। हो सकता है मोटर के माध्यम से पानी खींचा जा रहा हो तो आगे पानी कम सप्लाई होगा, क्योंकि पानी की जो पाइप की जो क्षमता है पानी तो उसमें उतना ही जा रहा होगा। क्या चेन्नई में सभी के लिए पानी का संकट है? क्या आप बता सकते हैं कि अलग अलग लोगों के पास अलग अलग मात्रा में पानी क्यों मिलता है? 2 कारण बताइए। ठीक, जीवन के अधिकार के रूप में अगर हम पानी देखें, जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है। ठीक, अब हम आगे आगे पूरी तरीके से चैप्टर पे आ जाते हैं। जीवन के अधिकार के रूप में पानी, जैसे क्या है, आर्टिकल 21 में कहा गया है, अधिकार की बात करते हैं अगर, तो जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है, न केवल हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, बल्कि पीने का पानी, साफ पानी बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियों को भी रोकता है। आपने देखा होगा भारत में क्या होता है, भारत में अधिकतर बीमारी क्या होती है, जो जैसे आपको हैजा, खसरा, हैजा कह सकते हैं, या फिर और भी बीमारियां हैं। ठीक है, जैसे क्या हुआ, जिसे कहते हैं पीलिया हुआ, ठीक है, जॉइंटिस जिसे बोलते हैं, ये सब पानी, दस्त हुआ, पेचिस हुआ, हैजा हुआ, ये सब क्या अधिकतर किससे, पानी से फैलने वाली बीमारियां हैं। और अगर पानी साफ होगा तो इस बीमारियों से आदमी बचा रहता है। ठीक, भारत की स्थिति में जिन देशों में दस्त, पेचिस, हैजा जैसी बीमारियों में सबसे बड़े मामले आते हैं सबसे ज़्यादा, उनमें काफ़ी स्थान भारत का भी ऊपर है, क्योंकि पानी भारत में पूरी तरीके से जो सप्लाई होता है वो भी स्वस्थ नहीं होता। दूसरा, जगह जगह पाइप, कई जगह नालों से गुजरते हैं, वहाँ पाइप कभी कभी ब्रेक हो जाते हैं और वो नाले का पानी उस पाइप में भी चला जाता है, जिसके माध्यम से पानी भी संक्रमित हो जाता है। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज 1600 से ज़्यादा भारतीय मौत में मुंह में चले जाते हैं। उनमें ज़्यादातर 5 साल की कम उम्र के बच्चे हैं। भारत में एमपी को, ठीक है, एमपी में बच्चों की मृत्यु ज़्यादा होने के कारण भारत का
एमपी राज्य को इथोपिया कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर लोगों के पास पीने का पानी सहज रूप से उपलब्ध हो तो इन मौतों को रोका जा सकता है। आप देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इसका मतलब ये है कि अमीर हो चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या हुआ, पर्याप्त मात्रा में पानी मिलना चाहिए। और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि इसे सार्वभौमिक पहुंच के तहत हर व्यक्ति तक पानी पहुंचाने की जो उसके कर्तव्य है, जो डीपीएसपी के माध्यम से वो अपने कानून बनाएगी और आप तक जरूरी चीजें आप तक उपलब्ध कराएगी। और ये आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार के तहत ये आप सरकार से इस चीज की मांग कर सकते हैं। पानी की सार्वजनिक पहुंच होनी चाहिए और फिर दूसरे शब्दों में सबको पानी मिलना चाहिए। जीवन का अधिकार है, जल ही जीवन है। ठीक है, हो सकता है आने वाला कोई विश्व युद्ध होता है, कहते हैं ऐसा लोग कि अगला विश्व जिसे तृतीय विश्व युद्ध बोलते हैं, पानी के लिए लड़ा जाएगा। जिस तरीके से आज स्थिति है पानी की, हो सकता है आने वाले समय में वो स्थितियां पैदा भी हों। ठीक, कुछ कहा नहीं जा सकता। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के कई मुकदमों में, ठीक है, दोनों ही न्यायालयों ने, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या है अपनी गाइडलाइन में कहा है, क्या कहा, सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकार में से एक है। कुछ दिन पहले 2007 के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पानी की गंदगी का सवाल पूछने पर महबूब नगर जिले के किसान द्वारा क्या काम किया गया था, पीआईएल दाखिल कर दिया था। पोस्ट कार्ड पे लिख दिया था कि यहाँ पे कंपनियां, ठीक है, इनलीगल तरीके से क्या कर रही, पानी खींच रही हैं और गंदा पानी छोड़ रही और दूषित पानी भी खुलेआम बहा रही, जिससे वो क्या होगा, भूमिगत जल का पार्ट हो जाता है पानी वो, और जो भूमिगत जल है वो भी प्रदूषित हो रहा है। देखिए कैसे छोड़ रहा है, इस बताया महबूबनगर जिले में एक किसान द्वारा लिखे गए एक पत्र में के आधार पर चली सुनवाई में इस बात को दोहराया है और कहा है, अपनी गाइडलाइन दी है उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के, कि पत्र भेजने वाले किसान की शिकायत थी कि एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी गांव के पास स्थित जलधारा में क्या कर रही है, विषैले रसायन छोड़ रही है। और वो जलधारा क्या होती है, उस जलधारा के माध्यम से पानी भी भूमिगत में जाता है, जिससे भूमिगत पानी दूषित हो जाता है और सिंचाई के पानी का जो स्रोत है, और इससे क्या होगा, जब सिंचाई के पानी का स्रोत है वो, तो पानी खेतों में जाएगा, खेतों में जाएगा तो पेड़ों को मिलेगा, और पेड़ों में मिलेगा तो आपको उसी हिसाब से वो फूड ग्रेन्स पैदा होंगे और वही आप खाएंगे। तो वो आज यही कहा जाता है क्या, कि जो भी आप आज खाना खा रहे हैं, अधिकतर आप जिसे कहते हैं कि हम तो एकदम गांव का शुद्ध लाए हैं, एकदम बढ़िया साफ सफाई वाला, जैसे गेहूं हुआ, चावल हुआ, लेकिन अगर उसमें देखा जाएगा कि आपने पानी कौन सा लगाया है, अगर दूषित पानी है तो फूड पूरी तरीके से क्या होगा, ऑर्गेनिक फूड नहीं होगा। ठीक, वो केमिकल युक्त फूड है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी विषैले रसायन युक्त पानी से आपने क्या हुआ, उस खेत की सिंचाई की और उसके माध्यम से वो आपके उसमें जो अनाज है उसमें पहुंच चुका है, वो उसका पार्ट हो चुका है। अब जल सुविधाओं की बात करते हैं। पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं जिनका हर व्यक्ति को क्या है, इंतजाम किया जाना चाहिए हर व्यक्ति के लिए। ठीक, ये देखिए पिछले साल आपने क्या, पिछले साल मतलब पिछले कक्षा में आपने स्वास्थ्य और स्वच्छता इन दो सुविधाओं के बारे में पढ़ा था। इसी तरह बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय, कॉलेज आज भी अनिवार्य चीजें, इन्हें जल सुविधाएं के नाम से जाना जाता है। इस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, परिवहन की सुविधा, विद्यालय की सुविधा, कॉलेज की सुविधा, ये सब क्या है, ये सब आपके अधिकार के तहत है, जन सुविधाएं हैं। ठीक, किसी जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोगों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे किसी जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि एक बार उसका निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग क्या होंगे, इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी जन सुविधा एक व्यक्ति के लिए निर्माण नहीं की जा सकती है। ठीक, हर व्यक्ति के लिए निर्माण की जाती है। जैसे बिजली, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सब तक पहुंचाई जाती है। कंजम्पशन के हिसाब से उनको बिजली बिल देना होता है, सरकार उस हिसाब से उनके सब्सिडी देती है जिसका जैसा कंजम्पशन है। और जैसे हम बात करें विद्यालय, कॉलेज, ये भी क्या है, अमीर गरीब, परिवहन, आने जाने, बिजली, ये सभी शिक्षा, तो ये सब क्या है, आम चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सबको मिलना चाहिए, सभी लोग इसका लाभ उठाते हैं। ठीक,
मसलन गांव में एक स्कूल बना दिया जाए तो इसके इलाके में बिजली, ठीक है, गांव में स्कूल बना दिया जाए तो क्या होगा, सभी लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे। अगर किसी इलाके में बिजली पहुंचा दी जाए, ठीक है, किसी इलाके में बिजली पहुंचा दी जाए सरकार के द्वारा तो क्या होगा, सभी इसकी जन सुविधा का लाभ उठाएंगे। अब हम बात करें, अगर सरकार क्या है सिंचाई के लिए पंप सेट लेती है या लगाती है किसी एरिया में। पहले पंप सेट सरकार अपनी तरफ से अलग अलग एरिया में लगाती थी और पानी की सुविधा उपलब्ध कराती थी। आज क्या है, सरकार स्वयं पंप सेट बांटने लगी है किसानों को, ठीक है। तो पंप सेट बांटने या लगाने से किसानों को क्या हो, जल सुविधा के माध्यम से सिंचाई की आवश्यकताएं पूरी होगी, ठीक, पूरी होगी। आप देखेंगे इसे सरकार की भूमिका को देखते हैं। अगर जल सुविधाएं इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं, उन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी किसी न किसी के ऊपर होनी आनी चाहिए। जी हाँ, ये जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है और क्या होगा, सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक यह भी है वह सभी लोगों को इस तरह की जल सुविधाएं मुहैया कराए। आइए इस बात को समझें कि यह जिम्मेदारी सरकार को क्यों उठानी चाहिए, इस बात पे हम देखेंगे, ठीक। ज्यादातर जल सुविधाओं में मुनाफे की क्या होती है, गुंजाइश नहीं होती है। उदाहरण के लिए नालियों को साफ करने रखने या मलेरिया रोधी अभियान चलाने से किसी कंपनी को क्या मुनाफा हो सकता है। फलस्वरूप कोई निजी कंपनी इस तरह के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं लेगी। आपने देखा होगा कोई कंपनी आती है तो मलेरिया रोधी अभियान चलाने में क्या मुनाफा होगा, उससे कोई मुनाफा होगा क्योंकि वो अभियान का पार्ट है। अगर वो चलाएगी भी तो सरकार उसकी सब्सिडी के रूप में उस प्रॉफिट पे पार्ट जोड़ के देगी, तभी वो चलाएगी, इससे पहले नहीं। तो फलस्वरूप कोई निजी कंपनी इस तरह के कामों में दिलचस्पी नहीं लेगी। स्कूल और अस्पताल जैसी कुछ जन सुविधाओं में निजी कंपनियां क्या करेंगी, बड़ी मात्रा में लेंगी क्योंकि इसमें क्या है, इसमें अच्छी प्रॉफिट्स हैं। अस्पताल की आज चयन श्रृंखलाएं हैं प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। स्कूलों के क्या है, एक चयन श्रृंखलाएं हैं प्राइवेट सेक्टर के, और इसमें अच्छी फीस है लोगों की अपने मुताबिक। अलग अलग लोगों से, खासकर हॉस्पिटलों में अलग अलग वार्ड हैं, ठीक है, उस हिसाब से उनसे फीस ली जाती है और सरकारी स्कूल भी अपनी फीस लेते हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। अब देखिए कोई दिलचस्पी हो सकती है, हमारे पास इस हादसे के बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर हम शहर में रहते हैं तो आपने कई निजी कंपनियों को टैंकरों या सीलबंद बोतलों के जरिए पानी की आपूर्ति करते देखा होगा। ऐसी स्थिति में निजी कंपनियां जल सुविधाएं तो मुहैया कराती हैं, लेकिन इसकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि चंद लोग ही इसका खर्चा उठा पाते हैं। आपने देखा होगा अगर कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी कोई पानी की सुविधा उपलब्ध कराती है, वो भी एक जन सुविधा है, लेकिन वो क्या करेंगे, बोतल बंद पानी होगा तो क्या करेंगे, उसकी कीमत आप जानते हैं कि 1 लीटर 20, अगर पानी की कीमत अगर लेने जाइए कम मार्केट में तो 20 रुपए की बोतल देते हैं और उसकी कास्ट कितनी आती होगी। आम आदमी उस चीज़ को ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यही जिम्मेदारी जन सुविधाएं सरकार अपने हाथों में लेती है और आम आदमी के घरों, हर आदमी के घरों में पानी की सुविधा उपलब्ध कराती है, ठीक है। ये हालांकि सरकार भी इस पर टैक्स लेती है, लेकिन एक लायबल जिसका जितना कंजम्पशन उसी हिसाब से उससे टैक्स। आज कंपनियां वो क्या
सरकार भी क्या कर रही है, पानी के मीटर भी घरों में लगा रही है, चाहे वो प्राइवेट के माध्यम से लगा रही है चाहे किसी के माध्यम से, लेकिन वो देखती है कि आम आदमी जितना पानी खर्च करेगा एक लिमिट के बाद उसकी सब्सिडी कम होती चली जाएगी और उस हिसाब से उससे पैसा लिया जाएगा। यह सुविधा सस्ती दरों पर भी लोगों को उपलब्ध है, ठीक है। और कभी कभी तो पानी जीवन का हिस्सा है, जीवन का अधिकार के तहत, तो अभी सरकार इस पर बहुत ही मिनिमम टैक्स लेती है, जो उसकी आम जरूरतें, जो पानी की जो विभाग है, बिजली जल विभाग, शायद उसकी आम जरूरतें और उसकी सैलरी भी शायद उससे पूरी नहीं हो पड़ती होगी, आप ये जानते हैं, उपलब्ध नहीं होती। जितना खर्च करेंगे लोग उसके मुताबिक वही सुविधाएं पाएंगे। यह सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। इसका नतीजा यही होगा, इन सुविधाओं के एवज में खर्च नहीं कर पाएंगे तो सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित रह जाएंगे। अब जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए जरूरी है कि वहां इन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी हो सकें। संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। आपको पता है संविधान के आर्टिकल 21 में क्या है, आश्वासन दिया गया है जीवन के अधिकार के तहत आम मूलभूत जरूरतें पूरी करने के लिए, पूरी हो आपकी, वह आपका अधिकार है, वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। इसलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजमी तौर पर सरकार के ऊपर आनी चाहिए। आप ये भी देखते हैं, अब देखते हैं हम सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है। क्यों देखते होंगे आप, सरकार को हर साल अपना बजट पेश करती है, ठीक है, पैसा कहाँ कहाँ खर्च करेगी हर एरिया में बांटती है, पैसा कहाँ कहाँ से आएगा ये चीज भी सरकार अपने बजट में दिखाती है, ठीक है। देखिए आप हर साल सुनते होंगे सरकार ने संसद में बजट पेश किया है। बजट के जरिए सरकार ने अपने नफे नुकसान का ब्यौरा अगले साल का पेश करती है। सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता भी पेश करती है और अगले साल के खर्चों की योजना भी सामने रखती है। यही बजट का पार्ट है। और अनुच्छेद के आर्टिकल 112 में क्या है, बजट पर चर्चा की गई, जिसे हिंदी में कहते हैं बुजट, ठीक। आपने देखा होगा बुजट इसलिए कहला जाता है कि ये थैले के रूप में होता है, कहा जाता था इसलिए, बाकी जब पॉलिटी पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी, ठीक है। जो अगले साल की पैसा है इसकी व्यवस्था कहाँ की जाएगी। जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। आपने देखा होगा भारत में सरकार हर आदमी की आमदनी के हिसाब से टैक्स लेती है, ठीक है। जनता से कर वसूल करने, उन्हें सार्वजनिक उपकरणों पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार होता है। उदाहरण के लिए क्या है, पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुंचाने, पाइपलाइन बिछाने, पानी की साफ करने और आखिर में गंदे पानी को ठिकाने लगाने का खर्च करना पड़ता है। सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके पूरा करती है। पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज्यादातर लोग रोजाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्च उठा सकें। इसलिए देखा होगा आपने, पानी में जो सरकार लेती है कुछ मिनिमम टैक्स लेती है, क्योंकि सरकार अपने टैक्स जो राजस्व इकट्ठा करती है उस राजस्व में से बिजली जल विभाग को पैसा देती है, कुछ टैक्स से पैसा मिलता है, तो दोनों से मिलाकर उनका काम चलता है, आपकी जरूरतें पूरी होती हैं। इस तरीके से देखेंगे भारतीय संविधान में क्या है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को सभी को शिक्षा पाने का अधिकार है, गारंटी देता है। आर्टिकल 21 के तहत है, ये ध्यान रखिएगा, और गारंटी देता है। इस अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यही है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो, लेकिन शिक्षा पर अध्ययन करने वाले कार्यकर्ताओं और शोधार्थियों के निष्कर्ष से यह तथ्य सामने आया है कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा से काफी असमानता रही। आपने देखा होगा, अगर हम चर्चा करें, शिक्षा पहले क्या थी, सभी लोगों तक शिक्षा पहुंच के अधिकार से, हालांकि सभी लोगों को क्या था, शिक्षा पाने का अधिकार था, लेकिन सब लोग शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। उनकी आय, कुछ गरीब थे, ठीक, कुछ वंचित वर्ग थे, वो क्या थे, अपने बच्चों को ठीक से शिक्षा नहीं दे पाते थे। तो संविधान ने क्या हुआ, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा के अधिकार तक सभी को क्या हुआ, शिक्षा के अधिकार की गारंटी दी। कानूनी रूप से शिक्षा अनिवार्य है, ठीक। आप अपने बच्चे को
शिक्षा देने से रोक नहीं सकते हैं कि हम शिक्षा नहीं देंगे। ठीक। दूसरी चीज ये हम बात करते हैं, अगर क्या करें, हम अगर इस बात करें शिक्षा की, इसके लिए सरकार ने क्या हुआ, इसके लिए देखा होगा कि मिड डे मील की व्यवस्था की। मिड डे मील के साथ बच्चों को आकर्षित करने के लिए स्कूल बैग, ड्रेस, बहुत सारी अब तो किताबें भी उपलब्ध कराती है सरकार। ठीक है, जिससे मिनिमम खर्च पर बच्चे स्कूल आए और अपनी जरूरतों को पूरा करें और शिक्षा ग्रहण करें। इस अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो, लेकिन शिक्षा पर अध्ययन करने वाले कार्यकर्ताओं और शोधार्थियों के निष्कर्षों से यह तथ्य सामने आया है कि भारत में स्कूली शिक्षा में काफ़ी असमानता है। इसका रीजन ये है कि निजी स्कूल और सरकारी स्कूलों की शिक्षा का स्तर भिन्न भिन्न है। निजी स्कूल में क्या है, निजी स्कूल अपने हिसाब से फीस रखते हैं और उन्हें अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी स्कूल में ऐसी शिक्षा दिखा रहे इंग्लिश मीडियम स्कूल है, लेकिन वहाँ वास्तविक शिक्षा ना मिल पा रही हो। लेकिन अधिकतर निजी स्कूल जो होते हैं वो एक चयन श्रृंखला के रूप में होते हैं और अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन उसका अच्छा पैसा प्राप्त भी करते हैं, अच्छी फीस लेते हैं। वो सरकारी स्कूल में क्या है, टीचर्स सरकारी हैं, अगर वो नहीं पढ़ाएंगे बैठे हैं, ठीक है, उन्हें क्या है, बच्चे स्कूल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या बच्चे स्कूल आ रहे हैं उन्हें पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। तो एक कल्चर सा सरकारी स्कूलों में बना हुआ है कि एक तो सरकारी गवर्नमेंट जॉब है जो बच्चों पर ज़्यादा ध्यान शायद टीचर्स नहीं देते हैं, फिर सरकार उस पर क्या करती है, सरकार की देखरेख स्कूलों पे कम होती है। लेकिन वर्तमान समय सरकार ने स्कूलों की देखरेख या स्कूलों में क्या है, स्कूलों की कार्रवाइयों की दैनिक कार्रवाइयों का हिस्सा अपने हेड ऑफिस या राजधानी सेंटर में मंगाने शुरू कर दिए हैं, जिससे क्या है, आपने देखा होगा गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूलों में भी शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा है। आपने देखा होगा कि कई गवर्नमेंट स्कूल के जो ऐसे भी हैं जिनका नाम निजी स्कूलों से ज़्यादा अच्छे हैं या उनमें ज़्यादा अच्छी भी पढ़ाई होती है, लेकिन ऐसा बहुत कम स्कूलों में देखा जाता है। इसीलिए भारत में कहा जाता है कि स्कूली शिक्षा में हमेशा भिन्नता रही है। तीसरा कारण हम कहते हैं ऐसा है कि अभी अमीर और गरीब का जो फैसला है वो अभी मिटा नहीं है। समाज के अभी वो लोग जो हाशिए में पीछे छूट गए हैं वो अभी समाज की मुख्यधारा में नहीं आ सके हैं। इसलिए क्या है, सरकारी और निजी स्कूलों में जो असमानता है वो अभी पूरी तरीके से असमानता बनी हुई है। ठीक है, शिक्षा के लेवल में बनी हुई है, ये आप देखते हैं। इसके आगे बात करते हैं, सरकार पूरी आबादी के लिए एक स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करती है। आपने देखा होगा ग्रामीण विकास में क्या सरकार जन सुविधाओं के माध्यम से, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से, केंद्र छोटे केंद्र चलती है पंचायतों में और लोगों को आम स्वास्थ्य जरूरतें पूरी करते हैं, जहां एक डॉक्टर और कुछ स्टाफ होते हैं जो बेसिक जरूरतों को पूरा करते हैं। आगे चाहे बच्चों को टीकाकरण की बात हो, चाहे बेसिक बीमारियों की बात हो, अगर वहाँ से उन्हें कोई रेफर करना हो तो आगे सेंटर पे डिस्ट्रिक्ट सेंटर रेफर कर देते हैं और उससे आगे जैसे जैसे केस होता है उस हिसाब से स्वास्थ्य में आगे रेफर करते हैं, वहीं इलाज हो जाता है। तो हम अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है सरकार, और पोलियो जैसी बीमारियों का उन्मूलन भी इसी तरह की योजनाओं के तहत आता है। आपने देखा होगा आज भारत में पोलियो पूरी तरीके से क्या हुआ, उन्मूलित हो गया है। इसका बहुत बड़ा अभियान भारत सरकार ने चलाया है, पिछली गवर्नमेंट सरकारों ने। अभी बीच में भी कभी कभी देखने को मिलता है एक दो केस, तो वहाँ अभियान सरकार चला देती है। तो घर घर कार्यकर्ताओं ने जाकर, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्यकर्ताओं ने, आशा जो आंगनबाड़ी के केंद्र, उनके माध्यम से क्या है, लोगों को पोलियो पिलाए गए, बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाए गए। जिससे, लेकिन आपको एक कहानी बताते हैं कि कुछ धर्मों में पोलियो पिलाते वक्त ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि पोलियो पिलाने से बच्चों में क्या होगा, बच्चे जेनेटिकली क्या होंगे कि आगे चल के जब वो बड़े होंगे तो संतानें उपलब्ध नहीं, वो संतान पैदा नहीं कर पाएंगे। जिससे क्या होगा, सरकार की ऐसी योजना है कि भारत सरकार जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम का एक हिस्सा मानकर पोलियो
की दवाई पिला रही है, जिसके माध्यम से बच्चे आपके आगे इस डिसऑर्डर में आएंगे कि वो संतान उत्पन्न करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। ऐसी भ्रम फैलाए गए थे, जबकि वहां वास्तविक स्थिति ये थी कि पोलियो की बीमारी बच्चों में तेजी से फैल रही थी। भारत में काफी बड़ी मात्रा में पोलियो युक्त बच्चे थे, जिसको सरकार ने क्या हुआ, अपनी योजना का लक्ष्य रखा कि हम इस साल तक भारत में पोलियो उन्मूलन कर देंगे, और सरकार ने ऐसा ही कर दिखाया और भारत से पोलियो उन्मूलन पूरी तरीके से खत्म हो गया। इसके लिए सरकार ने क्या काम किया, सरकार ने काफी अभियान चलाए, ठीक है, सोशल मीडिया कह सकते हैं या टीवी समाचारों के माध्यम से काफी ऐड दिए, काफी प्रचार प्रसार किया कि जो भी ये भ्रम फैला रहे हैं वो भ्रम ना फैलाएं। इस पे कानूनी सजा भी हो सकती है आपको, क्योंकि ये उनके अधिकार की बात है, आप उनके अधिकार छीन रहे हैं। स्वास्थ्य का अधिकार मूल अधिकार है, उनके अधिकारों को आप छीन रहे हैं। तो ये सब ज्यादातर जन सुविधाओं के मुनाफे की गुंजाइश कम होती है, आपने देखा, पहले ही बता चुके हैं। उदाहरण के लिए नालियों को साफ रखने, मलेरिया रोधी अभियान कंपनियों को मुनाफा हो सकता है, फलस्वरूप कोई कंपनी से बता चुके हैं, शायद रिपीटेड हो रहा है, ठीक। ये भी रिपीट है, ठीक है, कोई इसमें जरूरत नहीं है। जन सुविधाएं निजी कंपनियों की दिलचस्पी हो सकती है, लेकिन इसके ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने कई जगह निजी कंपनियों को टैंकरों या सीलबंद बोतलों के जरिए पानी की उपलब्धता को, पानी की आपूर्ति करते हुए देखा होगा। ऐसी स्थिति में निजी कंपनियां क्या करती हैं, जन सुविधाएं तो उपलब्ध कराती हैं, लेकिन इसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है, कम लोग भी इसका खर्च उठा पाते हैं, ठीक। यह सुविधा सस्ती दरों पर लोगों के लिए भी उपलब्ध नहीं होती। यह सुविधा सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती है। जितना खर्च करोगे उतना मुताबिक पाओगे, यही प्राइवेट सेक्टर का नियम है। यदि सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। इसका नतीजा यह होगा कि जिन सुविधाओं के एवज में खर्च नहीं कर पाएंगे वे सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित रह जाएंगे, जो हमारे अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा, हमारे संविधान में दिए गए भाग 3 के अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा, ठीक। अब ये जन सुविधाओं में लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। आधुनिक समाज में जरूरी है कि इन सुविधाओं में का इंतजाम हो ताकि लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी हो सकें। संविधान में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है, वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजमी तौर पर सरकार के ऊपर आनी चाहिए, क्योंकि सरकार ये इन्हीं मुद्दों के माध्यम से क्या होता है, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और प्रतिनिधि अपनी सरकार बनाते हैं, और प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं जब, तो वो इन सुविधाओं को, जन सुविधाओं को क्या है, अपनी आम जनताओं को ये पूरी करती हैं, ठीक है, क्योंकि ये आम आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की। सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की भूमिका, ठीक, आपने देखा होगा, ये योजना हम बता चुके हैं आपको, ये भी बता चुके हैं। अब एक चीज और देख लेते हैं, ये आमू है, आमू और सदापेट की सड़कें कितनी उबड़ खाबड़ हैं, ठीक, सड़कों पर बत्ती भी नहीं, पता नहीं रात में यहाँ क्या हालत हो रही होगी। कुमार, ठीक, किसी झुग्गी बस्ती में तुम और क्या उम्मीद करोगी। आमू झुग्गी बस्तियों एक ऐसे विजुअलाइज चित्र है, कार्टून कह सकते हो या कहानी कह सकते हो, आप समझ सकेंगे झुग्गी बस्तियां ऐसी क्यों होती हैं, क्या है, जन सुविधाएं नहीं होनी चाहिए। कुमार, मेरे ख्याल से जन सुविधा उन लोगों के लिए होती है जहाँ बस्तियां ठीक ठाक घरों में रहते हैं, वही लोग जो कर चुकाते हैं, ठीक है। और अब पूछता है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह केवल ठीक ठाक बस्तियों को ही नहीं बल्कि सभी को जन सुविधाएं उपलब्ध मुहैया कराए। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या बस्ती के लोग देश के नागरिक नहीं है, उनके पास कुछ अधिकार हैं। कुमार गुस्से में, ऐसे तो सरकार दिवालिया हो जाएगी। शायद जन सुविधाएं जब कुमार नहीं समझ पा रहे हैं। आमू, चाहे जो हो उसे रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। तुम क्या कल्पना कर सकते हो कि सड़क, पानी, बिजली के बिना झुग्गियों की जिंदगी कैसे होगी। कुमार, अरे अमू, तुम्हारे संविधान में बहुत सारी जन सुविधाओं को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन अधिकारों की अवहेलना ना हो, ताकि हर व्यक्ति सम्मानजनक जीवन जी सके, ठीक। इस चीज को देखेंगे। अब केंद्रीय सरकार जिन पैसों पे धन व्यय करती है, आप देख सकते हैं, ये सरकार व्यय करती है, ये केंद्रीय बजट 17-18 का हिस्सा है। सरकार के ये 1 रुपए को मानकर इसने अपने पूरे हिस्से को बताया कि मैं 1 रुपए में इतने पैसे, पूरे बजट का जो हिस्सा है कि इतना बजट है, उसको 1 रुपए को मानकर सांकेतिक रूप से, और बजट में क्या हुआ, पैसे के रूप में कन्वर्ट कर दिया एरिया वाइज कि इतना पैसा हम इस एरिया में खर्च करेंगे या इन सुविधाओं में खर्च करेंगे। ये हिस्सा आप देख सकते हैं,
अलग अलग हिस्सों में है। फिर आप देखिए जन सुविधाएं क्या होती हैं। जन सुविधाएं मुहैया करानी सरकार पे ही क्यों पड़नी चाहिए। सरकार कुछ जन सुविधाओं के लिए निजी कंपनियों का भी सहारा ले सकती है। उदाहरण के तौर पर सड़कें बनाने के लिए निजी कंपनियों को या ठेकेदारों को भी दिए जाते हैं। दिल्ली में बिजली वितरण के 2 निजी कंपनियों को दिए गए हैं बिजली वितरण हाथ में। सरकार ने इन कंपनियों पर कड़ी नजर रखी है। सरकार को उन कंपनियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस जन सुविधाओं की सस्ती कीमत पर लोगों को पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने में कोई कसर ना छोड़े। आपको क्यों लगता है ऐसा कि जन सुविधाओं की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही होनी चाहिए, जबकि वह इन कामों को निजी कंपनियों के जरिए भी करवा सकती है। अपने घर के पानी के बिल को देखें और पता लगाएं क्या कि इलाके में नगर पालिका जल की न्यूनतम कीमत क्या है। अगर आप ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं तो इसकी दर भी बढ़ जाती है। पानी के ज्यादा इस्तेमाल पर बढ़ी हुई दर से बिल वसूल करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है, आपको बताया था कि जैसे जैसे आप पानी इस्तेमाल करते जाएंगे तो क्या होगा, सरकार आपसे टैक्स भी लेगी। इसके पीछे ये है कि या तो आप पानी कम खर्च करना कर दें या फिर आप इतना पैसा सरकार को देना शुरू कर दें, क्योंकि हमें और लोगों को भी ये सुविधाएं जन सुविधाएं उपलब्ध करानी है जिसका आप ज्यादातर पार्ट कंजम्पशन कर रहे हो, तो बड़ा हुआ कंजम्पशन आप पैसे बिल पे करने होंगे। किसी वेतनभोगी कर्मचारी, अपना व्यवसाय, फैक्ट्री चलाने वाले व्यक्ति एक दुकानदार से बात करके पता लगाएं कि लोग किस किस तरह से कर चुकाते हैं और उन्हें अपने नतीजों में कक्षा के शिक्षक को दिखाएं और चर्चा करें। आप छोटी सी बात, किस किस तरीके से फैक्ट्री व्यक्ति चलाते हैं, दुकानदार से बात करें और सरकार को किस तरीके से टैक्स लगे, क्योंकि ये कमर्शियल टैक्स हैं। ठीक है, आम आदमी के टैक्स अलग हैं और जैसे घरों में देखा होगा घर के टैक्स अलग, हाउस टैक्स अलग होते हैं, लेकिन आप देखे होंगे अगर आपकी कोई दुकान है तो वो कमर्शियल हो जाएगी, वो कमर्शियल टैक्स घर के टैक्स से ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से फैक्ट्री या जैसे आप कमर्शियल टैक्स में बिजली अगर मीटर लगा होता है, इसका मीटर रीडिंग और उसका बिजली बिल अलग आएगा। इसमें पानी लगा होगा तो इसका पानी का अलग आएगा। ये कमर्शियल टैक्स के हिस्से पार्ट हो जाते हैं। इसी तरीके सरकार कम ज़्यादा लेती है। देखिए आप केंद्रीय सरकार के, ठीक है, केंद्रीय सरकार के कर राजस्व रुपए आता कहाँ से। देखिए 1 रुपए को भी उन्होंने क्या किया, 1 रुपए को सांकेतिक पूरे बजट को एक हिस्सा मानकर 1 रुपए मानकर उन्होंने बताया कि 1 रुपए जो पैसा है हमारा वो इस हिस्से से इतना इतना पैसा मैं वसूलता हूँ या इतना इतना एरिया से मेरा पैसा आता है। कम दूरी के लिए बसें ही, आगे हम बात करते हैं इसके, कम दूरी के लिए बसें ही सार्वजनिक परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ज़्यादातर कामकाजी बसों का अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जिससे तेजी शहरीकरण के कारण बड़े शहरों में सार्वजनिक बस प्रणाली की जरूरत के हिसाब से कम साबित हो रही है। हम बात करें आज जन सुविधाएं क्या हैं, जन सुविधाएं में परिवहन भी जन सुविधाओं का हिस्सा है। और सरकार देखते होंगे कि आज जो जैसे एनसीआर कह सकते हैं या शहर के पास के इलाकों से लोग डेली शहर आते हैं और वापस अपने घरों में चले जाते हैं काम करके। लेकिन आज शहरीकरण का बढ़ते शहरीकरण के कारण परिवहन की सुविधाएं भी कम पड़ती जा रही हैं कि लोग अधिकतर क्या है, लोग बाहर से भी आते हैं और यहाँ से भी लोकल एरिया से भी लोग बाहर निकल के काम करते हैं, जिससे वो जो भी परिवहन, चाहे लोकल परिवहन हो चाहे सार्वजनिक परिवहन की बात हो, एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए वो भी कम पड़ जा रहे हैं, क्योंकि अब बड़ी संख्या में लोग क्या है परिवहन के साधनों का उपयोग करके काम की तलाश में बाहर जा रहे हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली तथा अन्य महानगरों में सरकार ने मेट्रो रेल परियोजनाओं के रूप में एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। दिल्ली में मेट्रो रेल के पहले खंड का निर्माण करने के लिए सरकार ने क्या काम किया, 11,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार अगर सार्वजनिक बस प्रणाली में सुधार करने पर ध्यान देती तो भारी खर्चे की जरूरत ना पड़ती, लोगों की जरूरतें पूरी हो जाती। क्या आपको लगता है, आपकी राय में देश के दूसरे भागों के लिए ऐसा हल ढूंढा जा सकता है? मैं अगर कहूँ इसमें कि अगर आप वही पुरानी सुविधाओं को बार बार रिन्यूएबल करेंगे तो नई टेक्नोलॉजी परिवहन में कैसे जोड़ेंगे और नए नए जो परिवहन के नए एरियाज का कैसे आप निर्माण करेंगे। आप वही पुराने अपने हिसाब से अगर वही परिवहन प्रणाली बनी रहेगी तो
आप परिवहन के अन्य साधनों का विकास नहीं कर पाएंगे, जबकि विश्व के अन्य देश इन परिवहन के साधनों का तेजी से विकास कर रहे हैं और आप विकास में पीछे चले जाएंगे। इसलिए सरकार को क्या है, नई नई योजनाओं के माध्यम से जो परिवहन के नए साधन डेवलप हुए हैं उनको निर्माण करना चाहिए, जिससे क्या परिवहन की जरूरतें जगह जगह बढ़ जाएंगी और पूरी हो सकेंगी। इस चीज को देख सकते हैं। अब हम आगे बात करें, चेन्नई में पानी की आपूर्ति, सबको पानी मिल रहा है क्या, इस पर बात है, इसमें कोई शक नहीं, जन सुविधाएं सभी को मुहैया होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्थानों पर बहुत सारी सुविधाओं का भारी अभाव है। चेन्नई में देखेंगे भारी पानी की कमी है। न्यायपालिका आपूर्ति से शहर के लगभग आधी आबादी की जरूरत पूरी कर पाती है। कुछ इलाकों में तो नियमित रूप से पानी आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे जल आपूर्ति की कमी का बोझ ज्यादातर गरीबों को पड़ता है, जबकि मध्यम वर्ग के लोग सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है तो इस वर्ग के लोग क्या होता है, आसानी से इसका हल ढूंढ लेते हैं, बोरवेल खोद लेंगे, टैंकरों से पानी खरीद कर, बोतल बंद पानी खरीद कर अपना काम चला लेते हैं। पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ लोग ही सुरक्षित पेयजल, ठीक है, कुछ लोगों की पहुंच ही सुरक्षित पेयजल तक है। आपको ये भी पता है कि जो पानी हम सब लोगों को मिलता है उसमें से कुछ ही लोग हैं जिनको सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो पाता है, ठीक है, क्योंकि सरकार भी जो पेयजल उपलब्ध कराती है उसमें भी कई बार क्या है, संक्रमित होता है, क्योंकि वो कई जगह से ब्रेक डाउन हुआ पानी अब तक पहुंचता है। इस तरह पर यह है, इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। इस तरह संपन्न तबके के पास ही ज्यादा विकल्प होते हैं, वे बोतल बंद पानी और जल शोधक उपकरणों के सहारे साफ पानी का इंतजाम कर सकते हैं। इस मद में खर्च कर सकने के कारण उन्हें साफ पानी मिल जाता है, परंतु गरीब इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। लिहाजा ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है उन्हीं के पास पानी के अधिकार हैं। यह स्थिति पर्याप्त स्वस्थ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लक्ष्य से बहुत दूर है। आपने देखा होगा आपने, परंतु क्या है, जिन लोगों के पास पैसा है उनके पास पानी का अधिकार है, क्योंकि वो अपने हिसाब से पानी, आप जाएंगे किसी होटल में, ठीक, वहाँ पैसा देखेंगे उस हिसाब से पानी वहाँ बहता है, ठीक। आप देखेंगे किसी क्या रहीसी जो अच्छे इलाके हैं वहाँ पर्याप्त अच्छे साधन सरकार ने उपलब्ध करा रखे हैं, लेकिन आप झोकर जब भी जाएंगे तो वहाँ पर्याप्त लोगों को पानी नहीं मिल पाता। इसलिए अभी कहा जाता है कि यह स्थिति पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल आम लोगों से पहुँच जो है लक्ष्य से अपने बहुत दूर है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। ये देखिए चेन्नई का कोई ऐसा इलाका है जहाँ एक गड्ढा खोद कर एक महिला पानी के सोर्स से पानी निकाल रही है। ग्रामीण इलाकों में मनुष्यों और मवेशियों दोनों के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। यहाँ कुआं, हैंडपंप, तालाब, कभी कभी कभार छत पर स्थित टंकियों से पानी मिलता है। इनमें से ज्यादातर निजी स्वामित्व में है। सरकारी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक जलापूर्ति और ज्यादा का अभाव है। आप देखेंगे किसानों से पानी छीनना, पानी की कमी से निजी कंपनियों के मुनाफे के नए रास्ते खोल दिए हैं, ठीक है। बहुत सारी निजी कंपनियां शहर के आसपास के इलाकों से पानी खरीदती हैं, शहर में आके बेचती हैं। चेन्नई में ममदूर, पालूर, कारुंजी जैसे कस्बों और शहरों के उत्तर में स्थित गांव में पानी लाया जाता है। 13,000 से ज्यादा टैंकर इस काम से जुड़े हुए हैं। हर महीने पानी के व्यापारी किसानों की पेशगी रकम देते हैं ताकि वे किसानों की जमीन से पानी निकाल सके। इस तरह न केवल खेती का पानी छिन जाता है बल्कि गांव के लिए पीने के पानी की आपूर्ति भी कम पड़ने लगती है। नतीजा यह होता है बहुत सारे कस्बे और गाँव भूमिगत जल स्तर बुरी तरह गिर चुका है। आप देखेंगे इसे कि सरकार लेकिन ये काम अपनी निजी देखरेख में करती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे देती है ये काम, ठीक, कितना किससे पैसा लिया जाएगा ये भी तय करती है। और लेकिन इसमें फिर इसके बाद भी धांधली हो जाती है, ठीक है। किसानों पानी में व्यापारी किसानों को क्या होते हैं, पेशगी देते हैं ताकि वो जमीन से पानी निकाल सकें, लेकिन इनसे खेती का पानी छिन जाता है और इससे क्या पानी प्रदूषित भी होता है। ये सब नतीजे आप भूमिगत जल स्तर भी पूरी तरीके से गिर जाता है। ये सब चीजें अधिकार आते हैं। चलिए इसके अगले पार्ट में, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।